एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे पास ये कॉपर सल्फेट है, ये Fe है, क्या ये रिएक्शन होगी? क्या Fe कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस करेगा? बताओ बच्चों, क्या Fe रिप्लेस करेगा? देखो आपने अगर वो पढ़ी हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना, तो उसमें आपने देखा होगा, लिखे बापू से कैटरीना ने मांगी, है ना, है ना, ओल मनी जैन कार फ्रीज कटे कोनी स्नेहा प्रभा ही कूटेगी, लिखा हुआ उसमें, देखो सारा कुछ, है ना। तो अब देखो बेटा कि जो Fe है ना वो कॉपर से ऊपर आ रहा है, चेक करो उस सीरीज में Fe ऊपर आ रहा है। जो बच्चे आंसर नो दे रहे हैं उन्होंने पढ़ाई नहीं अभी तक, बात तो ये है, इसका मतलब पढ़ा करो, मैंने आपको बोला है सीरीज पास में रख लिया करो यार, लर्न करो उसको। और तो बेटा दिव्यांशी तोमर, उसमें Fe 2 बार है तो उसमें एक में ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है, देख Fe+3 से Fe+2, नॉर्मल Fe से ऊपर नहीं है क्या? Fe अगर 2 बार है तो उसमें देखो जो नॉर्मल Fe दे रखा है Fe+2 से Fe, मैं आपको रिएक्शन लिख के समझाता हूं, देखो मैंने इसको ऐसे लिखा, देखिए हमें E0 की वैल्यूज ये है, देखो Fe+2 से Fe ये दे रखा है बेटा -0.44 वोल्ट, और एक ये दे रखा है E0 Cu+2 से Cu 0.34 वोल्ट। तो आप देखिए Fe और Fe+2 मिला आपको, Fe और Fe+2 मिला, मिला क्या? बोलो, अरे ढूंढने में मिला कि नहीं मिला, सीरीज में मिल गया, ठीक है। अब देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ये जो कॉपर सल्फेट है हमारे पास, ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ Cu+2 SO4-2, ये मैंने लिख दिया Fe, इधर मैंने इसको लिख दिया Fe+2 SO4-2, और इधर मैंने कर दिया कॉपर सल्फेट, दोनों तरफ कॉमन है, हटा दिया, तो फाइनल इक्वेशन ये आई बेटा। ये लिखा, ये समझ में आया आपको? ये जो मैंने लिखा समझ में आया? चलिए अब इसका E0 सेल निकालते हैं अपन। तो E0 सेल कैसे निकलेगा, देखो E0 Cu+2 से Cu और E0 Fe से Fe+2, बोलो देखो Cu+2 से Cu दिख रहा है आपको, ये दिया हुआ देखो बेटा कितना 0.34, आपको बेटा Fe से Fe+2 चाहिए, आपको इसका उल्टा चाहिए ना, आपको बेटा इसका उल्टा चाहिए ना, रिवर्स चाहिए, तो ये हो जाएगा 0.44, हो गया बेटा, तो कितना आया बताओ 0.7 आया। बताओ ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, ये रिएक्शन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, हो जाएगी बेटा। अब देखो सुनो, कॉपर सल्फेट होता है बच्चों ब्लू कलर का, ठीक है, और फेरस सल्फेट होता है ग्रीन कलर का, समझ में आ गया? कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर का और आपका जो फेरस सल्फेट है वो ग्रीन कलर का। तो आपको याद है FeSO4.7H2 को क्या बोलते हैं? ग्रीन विट्रोल। और कॉपर सल्फेट .5H2 को क्या बोलते हैं बच्चों, बोलो? कॉपर सल्फेट .5H2 को क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रोल। और FeSO4.7H2 को क्या बोलते हैं? ग्रीन विट्रोल। देखो याद रखो आप, बड़ा सिंपल है, F के ठीक पास में G है, F के ठीक पास में G होता है, तो फेरस वाला तो हो गया ग्रीन, C के ठीक पास में B है ब्लू विट्रोल। व्हाइट विट्रोल कौन सा होता है बच्चों बताओ, व्हाइट विट्रोल कौन सा होता है? ZnSO4 होता है बेटा, ठीक है, ओके। चलिए अब एक चीज बताइए बेटा मेरे को, मैं आपसे एक सिंपल सा आगे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि मेरे पास एक इस तरह से देखो A+ और B, ठीक है, मैंने बोला ये मिल गया आपको, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा कहता हूं कि E0
ए प्लस ए, ठीक है, और एक दे रखा बी, ये दे रखा है, ठीक है, ये ई नोट दे रखा है आपको, है ना बेटा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ई नोट है ये है, ठीक है ना बेटा। आप बताओ क्या ये रिएक्शन हो जाएगी, क्या ये रिएक्शन हो जाएगी, क्या ये रिएक्शन हो जाएगी क्या बच्चों, बताओ, हो जाएगी? चेक करो, देखो सुनो क्यों हो जाएगी, ध्यान देना बेटा। एक बात बताओ, जिसका एसआरपी ज्यादा होता है वो ऊपर आता है या नीचे आता है? जिसका एसआरपी ज्यादा होता है वो ऊपर आता है नीचे आता है? वो नीचे आएगा, डाउनवर्ड साइड आएगा। तो मुझे बताओ इसमें ए क्या होगा, इसमें ए तो होगा डाउनवर्ड, होगा बच्चों, और बी क्या होगा, अपवर्ड होगा, होगा क्या बच्चों? तो बोलो, अपने क्या बोला था कि एक जो ऊपर आने वाला जो मेटल है वो नीचे वाले मेटल आयन को उससे रिप्लेस कर सकता है क्या, कर सकता है क्या बेटा? देखो आप इस एग्जांपल पर ध्यान दो, देखो ये वाली रिएक्शन आपने बोली हो गई थी ना, हो गई थी बेटा। आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें एसआरपी ध्यान दो, एसआरपी देखो कॉपर प्लस 2 का ज्यादा है, कॉपर प्लस टू कॉपर का ज्यादा है, और एफई प्लस 2 एफई का क्या है, कम है ना बेटा, है बेटा, बोलो, अरे समझ में आया क्या, ये बात क्लियर हुई? ठीक है, चलिए अब एक अपन क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान देना बेटा। बेटा ये देखो तीन ऑब्जर्वेशन लिख रखे हैं मैंने आपके सामने, ठीक है, तीन ऑब्जर्वेशन लिख रखे हैं मैंने आपके सामने, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये जो मेटल है ए बी सी डी, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर एक्सप्लेन करना है आपको, इन मेटल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले बताओ, पहली रिएक्शन देख रहे हैं आप, ए प्लस बी प्लस, ए प्लस ए रिएक्ट कर रहा है किससे, बी प्लस से रिएक्ट कर रहा है। मुझे बताओ क्या ए जो है वो बी प्लस को रिप्लेस कर पा रहा है, क्या ए बी प्लस को रिप्लेस कर पा रहा है, कर पा रहा है क्या बेटा, कर पा रहा है क्या, दिख रहा है ना बेटा। देखो अगर रिप्लेस कर पा रहा है ना, ध्यान से सुनो, आपको अगर समझना हो तो बड़ा सिंपल है, अगर कोई रिप्लेस कर पा रहा है ना बेटा, तो इसका मीनिंग सिंपल सा ये है कि उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाना चाहिए। तो देखो ए इधर जीरो था, ध्यान दो, ए इधर जीरो था, जीरो से प्लस में आ गया, इसका मतलब ए इसको रिप्लेस कर पा रहा है, इसका मतलब ए बोलो बी से ज्यादा रिएक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, पहले इतना तो समझ में आया, ए बी से ज्यादा रिएक्टिव हुआ, ठीक है। अब मुझे कि क्या सी बी प्लस को रिप्लेस कर पा रहा है, सेकंड रिएक्शन में देखो लिखा हुआ ना नो रिएक्शन, इसका मतलब जो सी है वो बी से क्या हुआ, इसका मतलब सी बी से लेस रिएक्टिव हुआ, सी बोलो बी से लेस रिएक्टिव हुआ, बोलो। तो क्या मैं सी को इधर पटक दूं, इधर पटक दूं? अच्छा अब बताओ लास्ट वाली इक्वेशन देख के बताओ कि देखो डी ए प्लस को रिड्यूस कर पा रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो बोलो डी कर पा रहा है, डी ए को कर पा रहा है, डी ए को कर पा रहा है, तो बोलो ये आ जाएगा क्या, क्या ये ऑर्डर समझ में आया, ये ऑर्डर समझ में आया, आ गया बेटा, पक्का, सबको क्लियर है क्या, सबको क्लियर है, कोई डाउट? चलो एक बात बताओ बेटा, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला। तो जो जितना मेटल ऊपर होता है उसका एसआरपी क्या होता है, उसका एसआरपी क्या होता है, कम होता है ना। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो देखो
रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी, ऐसा बोल सकता हूं क्या? क्या बेटा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? ठीक है, तो आप बताओ एसआरपी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? क्या एसआरपी का ऑर्डर सही लिखा मैंने? क्या एसआरपी का ऑर्डर सही लिखा मैंने? ये लिखा बेटा? ठीक है, चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई ढंग से? ये बात ढंग से समझ में आ गई आप लोगों को? बोलो बेटा। चलिए, अब देखिए, एक क्वेश्चन में और लिखता हूं, समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है? देखो मैंने लिखा, एकदम ढंग से समझना इसको, A प्लस H2SO4, ASO4 प्लस H2, ठीक है? फिर मैंने लिया, देखो C प्लस ACl2, ये बोल रहा है CCl2 प्लस A, ठीक है? फिर कह रहा है C प्लस ECl2, नो रिएक्शन, ठीक है? फिर कह रहा है D प्लस PCl, PCl2 2B, ठीक है? फिर कह रहा है D प्लस H2SO4, नो रिएक्शन, ठीक है? तो इसके अंदर हमें ये बताना है कि रिएक्टिविटी ऑफ A, B, C, D, E, ठीक है, एंड हाइड्रोजन, ठीक है? बताएं बेटा, सबसे पहले बताओ, क्या A हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है क्या? क्या A हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है? देखो, इसने H2SO4 में H को हटाया, खुद आ गया, तो क्या पहले मैं ये लिख सकता हूं? इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो मैंने लिख दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, यस साधवानी, हाँ जी। अब बताओ, अब मुझे बताओ, क्या सी ए को, क्या सी ए को रिप्लेस कर पा रहा है? क्या सी ए को रिप्लेस कर पा रहा है बेटा? कर पा रहा है ना? देखो, इस ए की जगह कौन आ गया? सी आ गया। इसका मतलब बोलो सी क्या होगा? सी ए से ज्यादा रिएक्टिव होगा क्या? सी ए से ज्यादा रिएक्टिव होगा क्या? बोलो। ठीक है, अच्छा अब बताओ, सी ई को रिप्लेस नहीं कर पा रहा, देखिए आप, सी जो है ना लिखा हुआ है नो रिएक्शन, इसमें देखिए नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा, इसका मतलब बोलो ई क्या होगा? ई जो होगा वो सी से भी ज्यादा रिएक्टिव हुआ बेटा, बोलो। ई जो हुआ वो सी से भी ज्यादा रिएक्टिव हुआ क्या? ये समझ में आया? अब देखो बेटा, डी जो है, डी जो है वो क्या कर रहा है? वो बीसीएल, बी को कर पा रहा है? डी बी को कर पा रहा है बेटा? डी बी को कर पा रहा है, इसका मतलब बोलो डी जो होगा वो बी से ज्यादा रिएक्टिव होगा, और डी H2SO4 को नहीं कर पा रहा। लास्ट देखिए, ये लास्ट दो को समझी, डी बी को तो रिप्लेस कर पा रहा है, लेकिन डी H2SO4 में H को नहीं कर पा रहा, इसका मतलब डी क्या होगा? H2 से तो लेस, लेकिन बोलो ऐसा आ जाएगा क्या? क्या ये सबको समझ में आया? ECA H2BB, बोलो बेटा, समझ में आया सबको? क्लियर है सबको? बहुत आसान है, कर लेंगे क्या? बोलो बेटा, सबको क्लियर है? सबको क्लियर? ठीक है, चलिए, अब देखिए बेटा, अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट। और अपन लेते हैं बेटा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है? इससे पिछली क्या पढ़ी थी बताओ? इससे पिछली क्या पढ़ी थी? मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब पढ़ रहे हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है?
तो देखिए सुनिए, अगेन बात वही है क्या कि ए मोर रिएक्टिव नॉन मेटल कैन डिस्प्लेस a less reactive non-metal from its salt। ये लाइन तो अपन ने वही लिखी, ये लाइन तो वही लिखी बेटा। अब बेटा मेटल और नॉन मेटल दोनों अपोजिट है क्या? मेटल और नॉन मेटल दोनों अपोजिट है क्या? अच्छा एक बात बताओ, मेटल की रिएक्टिविटी जब अपन नीचे जा रहे थे तो क्या हो रही थी? डाउनवर्ड। मेटल की रिएक्टिविटी क्या हो रही थी? डाउनवर्ड डिक्रीज हो रही थी। तो अब बताओ नॉन मेटल की क्या होगी? नॉन मेटल की क्या होगी? इंक्रीज करेगी ना। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि इन ईसीएस रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेस डाउनवर्ड। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलो। इसका मतलब नॉन मेटल में क्या होगा बेटा? जो नीचे आएगा ना वो ऊपर वाले को रिप्लेस करेगा, उल्टा हो जाएगा ना। मेटल के केस में तो क्या हो रहा था? मेटल के केस में बेटा ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर रहा था, और नॉन मेटल के केस में नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस करेगा। क्या ये समझ में आया आपको बेटा? समझ में आया क्या? बोलो। दोनों अपोजिट है ना, मेटल नॉन मेटल अपोजिट है। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब अपन ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, लेकिन नॉन मेटल की इंक्रीज करती है। मेटल जो ऊपर था वो नीचे वाले को रिप्लेस कर रहा था, नॉन मेटल के केस में नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस करेगा। वैसे देखो नॉन मेटल है ना, सिंपल आपके सिलेबस में कौन कौन है? यही है, F2 Cl2 Br2 I2, यही है आपके सिलेबस में बेटा। बोलो। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। बोलो। इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर तो आपको वैसे भी 11 से याद है मेरे हिसाब से। देखो बोलो, है क्या? है बेटा? बोलो। यही होगा। अब देखो बेटा, एक समझना ढंग से। मैं बोलूं कि ये 2KCl है, क्या फ्लोरीन इसको रिप्लेस कर पाएगा बेटा? क्या फ्लोरीन Cl- को रिप्लेस कर पाएगा? अमीषा जैन बताओ बेटा, अमीषा जैन। अब मुझे एक बात बताओ, देखो आप मुझे एक बात बताओ कि सिंपल सी बात है ना कि फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है या क्लोरीन है? ये तो आपने 11 से भी याद कर लिया, याद किया था ना। तो बोलो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव रिप्लेस कर देता बेटा, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव। अब इसको अपन वैसे समझते हैं, देखो मैथमेटिकली ये हुआ क्यों। देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? ऐसा लिख सकता हूं बेटा? सोल्ट है, उस सोल्ट को मैंने आयोनाइज कर दिया। देखो 2KCl को मैंने क्या किया? 2K प्लस 2Cl माइनस, है ना। और उधर 2KF को लिख दिया 2K प्लस 2F माइनस। ध्यान दीजिए, अब देखिए ये 2K प्लस और इधर ये 2K प्लस कॉमन है, ये क्या हो जाएंगे बेटा? कैंसिल हो जाएंगे क्या? कैंसिल हो जाएंगे क्या? बोलो। ठीक है। अब बताओ, अगर मैं इसका ई नोट सेल लिखूं तो इसका ई नोट सेल क्या लिखेंगे बताओ? इसका लिखेंगे अपन Cl- से Cl2 प्लस ई नोट F2 से F-, ऐसे लिखेंगे क्या? ई नोट सेल ऐसे निकलेगा क्या बेटा? ई नोट सेल ऐसे ही निकालूंगा क्या? जैसा जा रहा है वैसा लिख देते हैं। अब देखो बेटा सुनो, ये जो वैल्यू है Cl- ये वैल्यू तो आती है बेटा 1.36, और ये जो वैल्यू आती है आपकी वो आती है 2.87। बताओ ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्या? क्या ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्या? आएगी बेटा? इसका मतलब प्रोसेस हो जाएगा, इसका मतलब प्रोसेस हो जाएगा। चलिए, हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, क्लोरीन किस किस हेलोजन को रिप्लेस कर सकता है? क्लोरीन तो सबको कर देगा ना। बोलो क्या ये रिएक्शन हो जाएगी क्या? बताओ। हो जाएगी, हो जाएगी। देखो क्या, 2KF प्लस Br2।
अच्छा, क्या ये रिएक्शन हो जाएगी? बोलो, हो जाएगी ये? हो जाएगी। देखो क्या, 2KF प्लस I2, यानी फ्लोरीन अपने नीचे वाले को सबको हटा सकते हैं। ध्यान रखो, सिंपल सा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो ऐसा है ना बेटा, देखिए हमारे पास ऐसे हेलोजन है, FCl, Br और I, यही है बेटा। तो फ्लोरीन कितने हेलोजन को हटा सकता है बताओ? फ्लोरीन कितने हेलोजन को रिप्लेस कर सकता है? 3 को। बस नीचे वाले काउंट करते जाओ। क्लोरीन कितने को कर सकता है? 2 को। ब्रोमीन कितने को कर सकता है? 1 को। और आयोडीन, आयोडीन इनमें से तो किसी को नहीं कर पाएगा ना? नहीं कर पाएगा बेटा। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, मैंने ऐसे लिखा 2KF प्लस Cl2, बेटा क्या ये रिएक्शन होगी? क्या ये रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी ना। क्यों? क्योंकि क्लोरीन तो फ्लोरीन से लेस रिएक्टिव है, नहीं हो सकती। अच्छा, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, है ना बेटा, और चाहे आयोडीन हो, कोई भी नहीं कर पाएंगे ना रिप्लेस। बेटा कोई भी नहीं कर पाएंगे ना रिप्लेस। बोलो। ठीक है, चलिए अब बताइए कि मैंने लिखा 2KCl, ठीक है, क्या ये रिएक्शन होगी? नहीं होगी। अच्छा अब बताओ, मैंने लिखा ये रिएक्शन होगी? ये हो जाएगी, क्योंकि ब्रोमीन तो आयोडीन से ऊपर है। हो जाएगा बेटा। तो क्या बनेगा? देखो 2KBr प्लस I2। पक्का समझ में आया? एक बात बताओ, किशोर प्रजापत, ये रिएक्शन आपने बेटा 11th में पढ़ी थी, ये रिएक्शन आपने 11th में पढ़ी थी, कौन से टॉपिक में पढ़ी थी आप बता सकते हैं? किशोर प्रजापत, ये मैंने आपको पढ़ाया था, अगर याद है बेटा, वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस एक पढ़ाया था आपको, लेयर टेस्ट याद है? लेयर टेस्ट पढ़ाया था आपको हेलोजेंस के लिए, चेक करना, आपको भी मैं बता रखा मैंने आपको सारा कुछ तो पढ़ाया हुआ बेटा। ठीक है, चलिए, तो नॉन मेटल का फंडा समझ में आया? नॉन मेटल का फंडा समझ में आया? बोलो। हाँ वेरी गुड हर्ष, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अब अपन इस पे क्वेश्चन करते हैं, चेक कीजिए बेटा। एक क्वेश्चन लिखता हूं, थोड़ा सा फोकस करना क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2A माइनस प्लस B2 मुझे मिला A2 प्लस 2B माइनस, ठीक है, इसको दे देते हैं अपन नंबर 1। नंबर 2 लेते हैं 2C प्लस 2C माइनस, ये ले लिया B2, ये मैंने कर दिया नो रिएक्शन, ठीक है। नंबर 3 लिया मैंने 2D माइनस A2, ये बन गया D2 प्लस 2A माइनस, ठीक है। आपको ये बताना है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ A2, D2, C2 एंड D2। बेटा पहले एक बात बताओ, ये मेटल की रिएक्शन है या नॉन मेटल की रिएक्शन है? कौन बताएगा आप में से? कैसे पता लगा आपको? बेटा ये नॉन मेटल है, चेक करो, इतना तो समझ में आएगा ना। देखो माइनस दिख रहा है आपको, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। और ऊपर जो हमने लिखा था ना, देखो इस वाले में, इसमें देखो प्लस लिखा था, ये वाला जो क्वेश्चन किया था, देखो अभी जो मैंने स्क्रीन पे दिखा रहा है बी प्लस, है ना, वो आपकी, ठीक है, वेरी गुड इंसाफ, बहुत बढ़िया बेटा। अब बेटा इसमें बताओ, मुझे बताओ कि पहली रिएक्शन में B2 जो है वो A माइनस को रिप्लेस कर पा रहा है क्या? B2 A माइनस को रिप्लेस कर पा रहा है क्या? कर पा रहा है? कर पा रहा है, ओके। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो B2 है वो A2 से ज्यादा रिएक्टिव हो गया है क्या? बोलो, B2 A2 से ज्यादा रिएक्टिव हो गया है क्या? दिव्यांशी तोमर, बहुत बढ़िया बेटा। अब बताओ, अब बेटा क्या B2
जो है वो सी माइनस को रिप्लेस कर पा रहा है क्या सेकंड रिएक्शन में, बताओ? क्या B2 C माइनस को रिप्लेस कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब B2 C2 से लेस रिएक्टिव है क्या? बोलो, इसका मतलब B2 C2 से लेस रिएक्टिव है क्या? बोलो, होगा ना? B2 जो है वो C2 से लेस रिएक्टिव, इसका मतलब मैं उल्टा बोलूं कि जो C2 है वो B2 से मोर रिएक्टिव है क्या? मैं ऐसा बोल सकता हूं? ऐसा बोल सकता हूं क्या? ये मैंने सही लिखा है क्या अभी तक? अभी तक सही लिखा क्या बेटा? ठीक है, अब बताओ थर्ड में देख के क्या लग रहा है आपको कि A2 जो है वो D माइनस को कर पा रहा है, A2 D माइनस को कर पा रहा है, इसका मतलब A2 बोलो क्या है? A2 D से ज्यादा रिएक्टिव है क्या? A2 D से ज्यादा रिएक्टिव है क्या बच्चों? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ये आ गया मेरे पास। क्या सही लिखा हम लोगों ने? क्या हमने सही लिखा बेटा? बोलो। ठीक है, अब देखो बेटा, ये आप, अगर मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, एक बात बताना बेटा, reactivity of non-metal directly proportional to SRP। क्या मैं सही लिखा? क्या मैंने सही लिखा? एकदम सही लिखा है, कहीं दिक्कत ही नहीं है। डाउनवर्ड जाते हैं तो आप कह रहे हो कि रिएक्टिविटी बढ़ रही है, सही लिखा। अब बताओ अगर मैं ऐसा बोलता हूं आपके सामने, अब बताओ ये मैंने क्या लिखा बेटा, SRP लिखा है या SOP लिखा? बताओ, ये SRP लिखा है या SOP लिखा है? चेक करो, SRP है। सबसे बड़ा SRP किसका होगा? सबसे बड़ा SRP किसका होगा? सबसे बड़ा SRP किसका होगा? C का। तो ऐसा लिख दूं क्या? क्या सही लिखा है? क्या बेटा सही लिखा है? बच्चों सही लिखा है क्या? अच्छा, SRP आपसे पूछा, तो अब SOP तो बता ही दोगे। SOP क्या कर देंगे बेटा? SOP क्या कर देंगे? इसका अपोजिट। वेरी गुड साक्षी आचार्य, बोलो ये क्लियर हुआ? ये सबको क्लियर हुआ? हो गया बच्चों? ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट बेटा ये ढंग से समझ लेना, क्योंकि पी ब्लॉक में भयंकर काम आने वाली ये चीजें आपकी, भयंकर। देखो मैं रिएक्शन ही पढ़ा रहा हूँ आपको, भी ध्यान दीजिए। सारी अपन रिएक्शंस डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी पी ब्लॉक में आने वाली है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बोलो, सुन रहे हैं? चलिए, अब बेटा अपन बात करते हैं, देखो लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। ये बताओ, ये जो अपन ने हेडिंग डाली है लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, ये टॉपिक कहां पढ़ा 11th में? ये टॉपिक कहां पढ़ा था? 11th में एक टॉपिक आया था हाइड्रोजन, आया था 11th में एक टॉपिक हाइड्रोजन, उसमें पढ़ा था। और क्या है, हाइड्रोजन में पढ़ा था, और क्या है। अब देखो बेटा सुनो, अब ध्यान देना, है ना? इसमें करेंगे क्या, देखो क्या है कि मेटल्स अबव हाइड्रोजन कैन प्रोड्यूस H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। ये समझ आया? मैंने ये लिखा है कि जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है वो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन जनरेट कर सकते हैं। चलिए, अब अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। मैं एक इक्वेशन लिखता हूं बेटा, जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4। आप बताओ, क्या जिंक हाइड्रोजन से ऊपर आता है ECS में? क्या जिंक ऊपर आ रहा है बेटा? चेक करो, देखो जैन कार फ्रीज कड्डे कोनी स्नेहा प्रभा ही, तो Zn तो बहुत ऊपर है बेटा। तो ये रिएक्शन अगर होती है, इस रिएक्शन को अपन ऐसा लिख सकते हैं। देखो मैंने क्या किया, H2 को रिप्लेस किया और उसकी जगह किसको फिट कर दिया? देखो जिंक को फिट कर दिया। कर दिया ना? कर दिया ना बेटा? अब इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये रिएक्शन हुई क्यों।
क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा? ऐसा लिख सकता हूं जो मैंने लिखा आयनिक फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब ये सल्फेट दोनों तरफ कॉमन है, हटा दूंगा। सल्फेट दोनों तरफ कॉमन है, हटा दूंगा बेटा। अच्छा, ऐसे आयन को क्या बोलते हैं जो दोनों तरफ आते हैं? ऐसे आयन को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? ऐसे आयन को क्या बोलते हैं? कॉमन के अलावा कुछ और भी टर्म था। वेरी गुड, एक बच्ची ने बोला अभी, इसको बोलते हैं स्पेक्टेटर आयंस। किशोर प्रजापत, बेटा ऐसे मत करिए आप। तो बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर समझते हैं आप बेटा? स्पेक्टेटर समझते हैं? अपन क्रिकेट मैच देखने जाते हैं तो जो जिनको बोलते हैं ना दर्शक, दर्शक आयन बोल दो, स्पेक्टेटर आयन बोल दो, ठीक है ना? अब देखो बच्चों, अब सुनिए, इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो आप दोनों को ही देखोगे ना, दोनों की बैटिंग, चाहे इंडिया बैटिंग करे चाहे पाकिस्तान बैटिंग करे। ठीक है, इंडिया की बैटिंग अपन थोड़ा अच्छे से देखते हैं और पाकिस्तान की बैटिंग में थोड़ा मन खराब रहता है, वो छक्के मारते हैं। ये देखना तो पड़ता है ना, हमारे हाथ में कुछ नहीं है ना। तो बेटा किसी भी रिएक्शन में जो आयन दोनों तरफ आते हो उनको बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन। कॉमन आयन तो ठीक है, कॉमन आयन की बजाय इसको केमिस्ट्री में बोला जाता है स्पेक्टेटर आयन। ठीक है, अब बताओ, अब फाइनली इक्वेशन ये बन गई क्या? ये बन गई? बोलो, क्या मैं इसका ई नोट सेल निकाल सकता हूं? ई नोट Zn से Zn प्लस 2 और ई नोट H प्लस से H2। अच्छा, ये Zn से Zn प्लस 2 मैंने बोला था बेटा, याद कर लो, आप काम आएगी आपकी, है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 0.76। अच्छा, ये हाइड्रोजन का क्या है बेटा? हाइड्रोजन वाले का क्या है? हाइड्रोजन वाले का 0 है। कई बच्चे तो 1.1 बोल रहे हैं, बताओ। अरे 1.1 में साथ में कॉपर था बेटा, 1.1 वाले में कॉपर था, हाइड्रोजन का 0 है। तो बोलो, क्या ये रिएक्शन हो जाएगी? क्या ये रिएक्शन हो जाएगी? हो जाएगी, पक्का? ठीक है, चलो बेटा अब एक बात बताओ, मैं अगर ऐसा लिखता हूं, पाटी साहब, साक्षी पाटी, क्या ये रिएक्शन होगी बेटा? Mg प्लस डाइल्यूट HCl, MgCl2 प्लस H2। भाटी साहब, ये रिएक्शन होगी क्या? भाटी जी, हो गई, वेरी गुड। देखो बेटा सुनो, अगर आप इसमें देखो तो मैंने इनका SR भी लिखा, बताओ। मैग्नीशियम का SR नेगेटिव में, मैग्नीशियम का SR क्या है बेटा? मैग्नीशियम का SR नेगेटिव में है। और हाइड्रोजन का SR कितना होता है? हाइड्रोजन का SR 0 होता है। तो नेगेटिव वाला तो ऊपर ही होगा ना, नेगेटिव वाला तो ऊपर ही होगा ना, ऊपर होगा तो इसका मतलब आराम से रिप्लेस कर देगा। चलिए, अब बताओ बेटा, क्या ये रिएक्शन होगी? कॉपर प्लस डाइल्यूट H2SO4, ये रिएक्शन होगी नहीं। अब क्यों नहीं होगी, इसको थोड़ा चेक करते हैं कि क्यों नहीं होगी, चेक करते हैं बेटा। अब सोचो, आप पढ़ क्या रहे हो बेटा, बताओ मुझे। अभी रिएक्शंस पढ़ रहे हो ना, और आपको पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा सारी रिएक्शंस आती है। ये आप अभी उसका बेस बना रहे हो, चेक कर लो, है ना? तो देखो, मान लो एक बार रिएक्शन हो जाए, एक बार समझने के लिए मैंने बोला हो गया, वैसे तो होगी नहीं, बट देखो मैंने लिखा। अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? सल्फेट आयन को क्या बोलेंगे? ये कौन सा आयन है? सल्फेट आयन को स्पेक्टेटर, याद हो गया, चलिए वेरी गुड। अब अगर अपन इसका ई नोट सेल निकालें तो बोलो ई नोट Cu से Cu प्लस 2 और ई नोट H प्लस से H2। देखो बेटा, Cu से Cu प्लस 2 ये वैल्यू माइनस में आती है, तो ओवरऑल ये वैल्यू किस में आई? माइनस में आई।
बेटा माइनस माइनस का मतलब रिएक्शन, रिएक्शन बोलो नहीं होगी, नहीं होगी। अब देखो बच्चा सुनो, एक मैं चीज बता रहा हूं, वैसे तो आपके पी ब्लॉक में काम आएगी, बट अभी एक चीज सुनो। देखो अगर कोई एसिड है ना, अगर कोई भी मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब सिंपल सा यही हुआ ना कि वो मेटल हाइड्रोजन से कहां आ रहा है, वो कहां आ रहा है, वो कहां आ रहा है बच्चों, नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि वो एसिड है ना, सॉरी वो मेटल उस एसिड से रिएक्ट करे, वो जो मेटल है वो उस एसिड से रिएक्ट करे। तो बेटा इसमें एक काम करेंगे, देखो बड़ा सिंपल सा, अगर नहीं कर पा रहा है ना, तो आपको उसमें एक सिंपल सा फंडा ये लगाना है कि अब आप वहां पर ऑक्सीजन पास कर दो, वहां पर आप ऑक्सीजन पास कर दो, दिमाग में फिट कर लो, क्या कर लेंगे, ऑक्सीजन पास करेंगे। बेटा क्या करेंगे, बेटा क्या करेंगे बोलो, ऑक्सीजन पास करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ऑक्सीजन एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या, ऑक्सीजन एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या, तो वो क्या करेगा देखो बेटा, एग्जैक्टली ये रिएक्शन हो नहीं रही ना, तो वो क्या करेगा देखो, कैसे करेगा देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो बेटा सुनो, ऊपर मैंने लिखा 2HCl डाइल्यूट प्लस हाफ O2, मैंने लिखा, चलिए अपन H2SO4 ही ले लेते हैं ना, अभी जो चल रहा था वही लेते हैं एक बार, और ये बन गया देखो CuSO4, ठीक है बेटा, प्लस H2, ठीक है, ये लिखा मैंने। अब देखिए ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, बेटा ये पॉइंट बहुत काम आएंगे आपके, ध्यान से सुन लेना, आपका पी ब्लॉक सारा गेम इसी पे बनने वाला है। अब बताओ, ये मैंने E नॉट हाफ O2H2O है ना, ये देखिए ये मैंने आपको सीरीज में बताऊं कहां लिख रखा है, चेक करो आप, सीरीज निकालो, सीरीज निकालिए बेटा, सीरीज में देखो बेटा, ये आपको कहीं मिला, सीरीज में कहीं मिला क्या, देखो एक जगह आपको दिख रहा होगा ब्रोकर कुल्ली की पिटाई, सीरीज में दिख रहा है आपको, सीरीज में देखो बेटा, सीरीज में दिख रहा है, सीरीज में इसमें देखो ब्रोमीन के ठीक नीचे लिखा हुआ है बेटा, ब्रोमीन के ठीक नीचे दिख गया, हाफ O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दिख गया क्या, दिख गया क्या, बोलो, अरे ढूंढो, मिल गया। अब मुझे बताओ, देखो ये तो आ रहा है इस तरफ, और कॉपर इससे ऊपर है या नीचे बेटा, कॉपर इससे ऊपर है या नीचे है, ये कंटिन्यूटी में सीरीज है, ध्यान रख लेना, ये पेज में 2 में तोड़ा हुआ है, ऊपर है, तो ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन हो जाएगा बेटा, और नीचे वाले का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, तो रिएक्शन हो जाएगी क्या, रिएक्शन हो जाएगी। तो बेटा आपको एक चीज क्या याद रखनी है बताओ, कि अगर कोई मेटल, अगर कोई मेटल, क्या क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, अगर कोई मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आता है ना, और वो अगर डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, तो हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा बताओ बच्चों, क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा, ऑक्सीजन पास करनी है। चलिए वेरी गुड, अब ये रिएक्शन कंप्लीट करके बताओ मुझे, बताओ कॉपर को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाने के लिए मुझे ऑक्सीजन पास करनी पड़ेगी क्या बेटा, ऑक्सीजन पास करनी पड़ेगी क्या, करनी पड़ेगी।
प्रोडक्ट बताओ, फटाफट बताओ, चलो प्रोडक्ट बताओ बच्चों। आशुतोष गौतम एक बात बता, ऑक्सीजन जब तेरे को इजीली मिल रही है तो फिर ऑक्सीजन यूज लेना, ऑक्सीजन यूज लेना, ऑक्सीजन सबसे इजीली अवेलेबल है बेटा। हाँ जी, क्या बन जाएगा बताओ? CuCl2 प्लस H2। इज इट क्लियर? बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? अब एक बात सोचो, जब हम ऑक्सीजन नहीं लेते थे ना तो उधर क्या बनाते थे? जब ऑक्सीजन नहीं होती थी क्या बनती थी? हाइड्रोजन बनती थी ना। अरे बच्चों, ऑक्सीजन नहीं होती थी क्या बनाते थे? हाइड्रोजन बनाते थे, है ना। अब जब ऑक्सीजन आ गई तो सोचो, वो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बना देते हैं? दोनों मिलके क्या बना देते हैं? अब वाटर बन जाएगा। क्लियर है ये बात? क्लियर है? चलिए, हाँ जी साहब, पानी बना देते हैं। चलो अब देखो, ये Fe और मैंने लिया डाइल्यूट HCl, ठीक है, और ये मिला। ये रिएक्शन भी आपने लास्ट ईयर 11th में पढ़ी है। अच्छा, Fe तो रिएक्ट कर जाएगा ना? Fe कर जाएगा ना? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्लास स्टार्ट की थी तो याद करो, Fe से Fe+2 ऊपर आता है, ऊपर आता है बेटा, ऊपर आता है। अब देखो बेटा, सुनो, मुझे एक बात बताओ कि जब Fe HCl से रिएक्ट करता है तो मैंने ये बोला कि ये वाली रिएक्शन क्यों नहीं होती बताओ? हम कहते हैं साहब FeCl2 ही बनता है, FeCl3 नहीं बनता, ऐसा क्यों? FeCl3 क्यों नहीं बनता? देखो बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना। होता क्या बेटा कि जो Fe+3 है ना, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई तो वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। Fe+3 जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ अच्छी होती है बेटा। बोलो, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ अच्छी होती है? होती है क्या? कल हमने सीखा था ना कि देखो कल हमने क्या सीखा था, ऑक्सीडेशन नंबर बताया था आपको कि ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन नंबर की क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटा, कल बताया था आपको। और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। वो कल शायद बोला मैंने सही था, लिखते टाइम थोड़ी सी गलती हो गई थी तो उसको आप सही कर लेना बेटा। ये देखो, ये पढ़ा ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, और ये रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ पर ये मैं कर देता हूँ 1/, ठीक है। ये बोला तो मैंने सही था लेकिन वो लिखते टाइम हो गया, क्योंकि अभी ये पहला एक्सपीरियंस है, धीरे धीरे सेट होगा मामला। ठीक है, समझ में आ गया? अब एक बात बताओ, हमारा जो फंडा चल रहा था वो ये चल रहा था कि ये FeCl3 क्यों नहीं बनता। तो बेटा देखो, अगर थोड़ा बहुत भी FeCl3 बन गया ना तो पंगा क्या होता है कि ये बनते ही रिएक्शन को क्या करता है, देखो सुनो, ध्यान से सुनना। जैसे ही थोड़ा बहुत FeCl3 बना, ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है बेटा, और रिएक्ट करके उसको वापस हैंड टू हैंड कन्वर्ट कर देता है FeCl2 में। अब आपको सर ये क्या मजा, देखो क्यों कर दिया, मैं बताता हूँ आपको, सुनना। क्या मैं इस रिएक्शन को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, E0 Fe+3 से Fe+2 और E0 H2 से H+, ये लिख सकता हूँ क्या? ये लिख सकता हूँ। अब देखो बेटा सुनो, ये जो वैल्यू आती है वो आती है 0.77 वोल्ट प्लस 0। तो ये वैल्यू बोलो क्या आ रही है? ये वैल्यू क्या आ रही है? ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है बेटा। इसका मतलब रिएक्शन हो जाएगी क्या? क्या रिएक्शन हो जाएगी? और रिएक्शन अगर हो गई, इसका मतलब बनता जरूर है FeCl3, लेकिन बनते ही हैंड टू हैंड उसको क्या करता है बेटा, वो इसमें कन्वर्ट कर देता है, इसमें कन्वर्ट कर देता है, बोलो FeCl2 के अंदर। समझ में आया बेटा? ये 11th में आया था और 12th में आप वापस पढ़ेंगे पी ब्लॉक के अंदर, तो थोड़ा सा ध्यान दे लें, है ना, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए अब बात करते हैं, अब बात करते हैं अपन लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर,
बोलो ये टॉपिक कहाँ पढ़ा था आप लोगों ने? ये टॉपिक कहाँ पढ़ा था बेटा? मार मार हाइड्रोजन आ रहा था, हाइड्रोजन ही टॉपिक होगा और होगा क्या? ये सारा पढ़ा आप लोगों ने लास्ट में। गुरु किरत बहुत बढ़िया बेटा। देखो अब क्या कहता है ये, ध्यान दीजिए। ये कहता है कि वो सारे मेटल्स जो Fe से ऊपर आते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, Fe से जितने भी मेटल ऊपर आ रहे हैं ना, वो वाटर की डिफरेंट फिजिकल स्टेट से रिएक्ट करके हाइड्रोजन देता है। वाटर की डिफरेंट फिजिकल स्टेट क्या क्या हो सकती है बच्चों, बताओ? 3 हो सकती है ना। लिक्विड फेज हो सकता है, आपका सॉलिड फेज हो सकता है, और वेपर फेज हो सकती है। अब देखो ये रिएक्शन होती कैसे तो समझते हैं। देखो जैसे मैंने सोडियम लिया, बोलो सोडियम वाटर से रिएक्ट कर जाएगा क्या? सोडियम वाटर से रिएक्ट कर जाएगा क्या? ये तो कर ही जाएगा, एस फ्लो, इसको तो दिक्कत ही नहीं है। देखो इसमें ये बनता है NaOH प्लस हाफ H2। ये कैसे बनी ये रिएक्शन, ये समझाता हूं मैं, ध्यान से सुनना। यद्यपि यद्यपि तमर बेटा, सोडियम क्या है? सोडियम क्या है, मेटल या नॉन मेटल? यद्यपि, यद्यपि तमर बताओ बेटा। मेट यद्यपि सोडियम मेटल है बेटा, सोडियम एस ब्लॉक में आता है यद्यपि। आपने नॉन मेटल लिखा था, यद्यपि समझ में आया बेटा? यद्यपि तंवर, ठीक है। अब बताओ मेटल इस दुनिया में किसके लिए फेमस है? मेटल इस दुनिया में किसके लिए फेमस है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। लूज करवा दूं, ऐसा लिख दूं। और मैंने क्या किया, देखो इस वाटर को मैंने ऐसे तोड़ दिया। तोड़ दूं क्या? H2 कैसे तोड़ दूं? बोलो बोलो, तोड़ सकता हूं। ठीक है, अब बताओ। देखो ये Na तो इस OH के साथ चला गया, और ये इसके साथ चला गया, चला गया। तो बोलो क्या बन गया? देखो NaOH बन गया, और इस H प्लस ने इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना दिया? हाफ H2 बना दिया। बना दिया क्या? बना दिया क्या? बोलो, बना दिया बेटा? ठीक है, चलिए अब बताओ। कैल्शियम रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम से बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, क्या बेटा? अच्छा, कैल्शियम ने 2 वाटर के मॉलिक्यूल क्यों काम में लिए? देखो बेटा, कैल्शियम क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है। तो बेटा कैल्शियम जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल काम आएंगे ना? क्या काम आएंगे ना? लो, अच्छा बताओ, अगर ये एल्यूमिनियम रिएक्ट करता तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल काम आते फिर बताओ? 3 काम आ जाएंगे ना। एल्यूमिनियम 3 करता है। अब बताओ, अब कौन बताएगा, बताओ? ये जो Fe है ना, ये इस तरह से रिएक्ट करता है, और ये मिलता है Fe3O4 4H2, हाई टेम्परेचर। ये चित्रक सिंगल बताएगा। सिंगल साहब, यहां ये ऑक्साइड कैसे बन गया बेटा? ये ऑक्साइड कैसे बन गया? अभी तक तो हाइड्रोक्साइड बना रहे थे। चित्रक, चित्रक बताओ बेटा। देखो बेटा सुनो, होता क्या है इसमें, होता क्या है? पुलकित सुझा लोरे मत मार दूं। देखो आप इसमें यूज क्या ले रहे हो? स्टीम यूज ले रहे हो। स्टीम यूज ले रहे हो तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर बहुत हाई है ना। टेम्परेचर बहुत हाई है। हाई टेम्परेचर होने के कारण देखो क्या होता है, ध्यान देना। देखो समझना बेटा ढंग से, मैं समझाता हूँ, ध्यान दो। देखो सबसे पहले 2Fe ने 2 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया, और मुझे मिल गया FeOH2 प्लस H2। मिल गया, मिल गया हाइड्रोक्साइड। फिर देखो 3Fe ने रिएक्ट किया 3H2O के साथ, और मुझे मिल गया FeOH3 and 3H2। मिल गया, बोलो।
हमने फेरस ऑक्साइड भी बना दिया, हाइड्रोक्साइड भी बना दिया, फेरिक बना दिया। लेकिन अब देखो बच्चों प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर हाई है तो ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड बना हुआ है ये टूट जाएगा बेटा, ये चला जाएगा FeO प्लस H2O में, ठीक है। और ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है ये भी क्या होगा, ये भी टूट जाएगा Fe2O3 और आपका H2O के अंदर। ये बात समझ में आई आपको? बोलो, ये बात क्लियर हुई क्या बेटा? देखो बना तो फेरस हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड दोनों हैं, बने बेटा, दोनों बने। लेकिन पंगा क्या हुआ, स्टीम यूज ले रहे हो तो स्टीम का मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। स्टीम का मतलब टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा हाई है क्या? बोलो, टेम्परेचर हाई है। अब देखो बेटा, आप बताओ इन दोनों को मिला के एक साथ क्या लिख सकते हैं, FeO और Fe2O3। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? अच्छा ये अरे तो दिव्यांशी तोमर क्या हो गया, अगर वाटर आ गया तो वो तो वापस काम आता रहेगा ना। अगर वाटर प्रोडक्ट की फॉर्म में बन गया तो वो तो वापस रिएक्ट करता रहेगा रिमेनिंग आयरन से, इसमें क्या दिक्कत होगी तेरे को दिव्यांशी तोमर? अगर वाटर बन गया तो उससे दिक्कत क्या है, तो वापस जो रिमेनिंग आयरन है उससे रिएक्ट करता जाएगा, ठीक है। अब बताओ इस Fe3O4 को क्या नाम दिया था? इस Fe3O4 को कई नाम दिया था हम लोगों ने मेटलर्जी के अंदर, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट समझ में आ गया? आगे बच्चों अब एक बात ध्यान रख लो, ध्यान से सुनो, ये समझ में आया क्या सबको? अरे समझ में आया क्या? बनता हाइड्रोक्साइड ही है, लेकिन स्टीम यूज ले रहे बेटा, स्टीम यूज लेने के कारण क्या होगा, टेम्परेचर होगा हाई, और हाई टेम्परेचर होने के कारण क्या हो जाएगा बच्चों, हाई टेम्परेचर होने के कारण बना हुआ हाइड्रोक्साइड किसमें कन्वर्ट हो गया, बोलो। अरे ये बने हुए हाइड्रोक्साइड किसमें कन्वर्ट हो गए, हाई टेम्परेचर के कारण ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए। अब देखो अगर आपसे कभी भी कोई ऐसा बोले, देखो ये टिन है और मैंने एरो के ऊपर लिख दिया हाई टेम्परेचर और यहां लिख दिया स्टीम, तो जैसे एरो के ऊपर हाई टेम्परेचर लिखा मिल जाए ना, आप क्या बनाओगे, हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड? बताओ क्या बनाओगे, ऑक्साइड बनाएंगे? ये बना, ये रिएक्शन आपने लास्ट में पढ़ी थी पी ब्लॉक के अंदर, ये रिएक्शन कहां पढ़ी थी, पी ब्लॉक के अंदर। आ गया समझ में? बोलो। चलिए अब देखो बेटा, लास्ट बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। आप बताओ, हमने जब मेटलर्जी पढ़ी थी तो हमने है ना दो जी बड़े काम में लिए थे, दो को जी लगा लगा के बहुत ही बोला था कि ये जी है ना ये बड़े अनस्टेबल है, वेरी गुड, AG और HG अनस्टेबल थे बेटा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आप अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ध्यान से देखें ना, ऑब्जर्व करें, तो ये AG और HG सीरीज में बहुत नीचे आ रहे हैं क्या, चेक करो, लास्ट में आ रहे हैं, चेक करो आप, एकदम नीचे आ रहे हैं। अच्छा बेटा नीचे आ रहे हैं ना, तो जो नीचे आते हैं ना उनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी तो कम होती है, नीचे वालों की इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी वो तो गेन करना चाहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब अपन उनको नेचर के अगेंस्ट बना रहे हैं भाई, जैसे सपोज आपने Ag2O बना रखा है सपोज, ठीक है ना, तो ये देखो ये इस तरह से बनेगा भाई, Ag2O में ऐसे कुछ होगा ना, Ag2O में यही होगा बेटा, होगा। तो आप मुझे बताओ अगर मुझे Ag2O बनाना है तो Ag प्लस बनना चाहिए ना, Ag प्लस बनना चाहिए तभी बनेगा। लेकिन आपने देखा कि Ag बहुत नीचे आता है, Ag बहुत नीचे आता है तो इसकी केटाइन बनाने की टेंडेंसी ना के बराबर होगी ना, मतलब हमने इसको जबरदस्ती किया है ये सारा काम,
अरे बेटा समझ में आ रहा है क्या? हैं वो केटाइन नहीं बनाते, नहीं बनाते ना, नहीं बनाते ना बेटा। तो अब क्या होता है कि अगर इनको थोड़ा सा भी दे दी, अगर आपने इनको थोड़ी सी भी हीट दे दी तो ये क्या करेंगे, इस तरह से टूट जाते हैं। देखो बेटा 2Ag प्लस हाफ O2, ठीक है, और Hg प्लस हाफ O2, याद है Ag और Hg, बोलो याद है क्या? याद है बेटा, बोलो। अब एक चीज सुन लो बेटा, अगर कोई भी मेटल ऑक्साइड कॉपर से नीचे आ रहा है ना, कॉपर से नीचे आने वाले सारे मेटल ऑक्साइड हीटिंग करने पे ऑक्सीजन दे देंगे। कॉपर से नीचे आने वाले सारे मेटल ऑक्साइड हीटिंग करने पर ऑक्सीजन दे देंगे बेटा, ठीक है ना? तो एक बात बताओ, अगर ये ऑक्सीजन दे रहे हैं तो ये क्या है, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे या रिड्यूसिंग एजेंट होंगे बताओ? ऑक्सीजन दे रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हुए ना? अरे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुए ना बेटा, ठीक है। अब बेटा सुनो, देखो